परम वंदनीय माँ सरस्वती, उपस्थित स्वयंसेवक बंधुगण, मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस हूल दिवस के अवसर पर मुझे आप सबों के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया। भारत वह देश है जो कि हमेशा से शांति और करुणाशील में विश्वास करता है। आप कवि की कल्पना भी देखिए, हमने जब जीवन की व्याख्या की तो एकदम प्रकृति के समीप होकर की। क्या कहा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है और सुख दुख के दोनों तीरों पे चल रहा राह मनमानी है। तो ये जो कल्पना है प्रकृति के करीब होने की और जनजातीय इलाकों की बात की जाए तो ये तो एकदम सर्वथा यथार्थ के रूप में सामने परिलक्षित होती है। इतिहास की अगर बात करें, आज हम हूल दिवस की बात कर रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास की यदि चर्चा न करें तो बेमानी होगा। प्रारंभ से ही हम बात करते हैं, हमेशा शाखाओं में बात करते हैं या जो भी बौद्धिक कार्यक्रम होता है, हम वक्ताओं के मुंह से सुनते हैं हमेशा कि भारत सद जगत गुरु रहा है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया, भारत ने विश्व को विज्ञान दिया। ये सारी चर्चाएं होती हैं, लोगों के मन में प्रश्न उठता है, हमसे प्रश्न भी करते हैं, प्रमाण क्या है, किस तरह से आप कहते हैं। तो कुछ जानकारियां मैं आपके साथ भी बांटना चाहूंगा कि यदि कोई कहे कि अच्छा, सोने की चिड़िया बोली जाती थी इस राष्ट्र की अगर बात करें, इस भूमि को, तो वह कैसे? तो आर्थिक इतिहासकार हुए हैं अंगस मैडिसन, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें इतिहास की तो चर्चा है, लेकिन वह आर्थिक इतिहास की बात करता है। कहता है विश्व अर्थव्यवस्था 1000 वर्ष का परिप्रेक्ष्य। इसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि 1 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत सबसे धनी राष्ट्र था। आज हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में भारत के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि लगभग 30 से 26% घटते घटते, जब अंग्रेजों का शासन मुगलों के बाद प्रारंभ होने वाला था, वहां तक 26% तक जीडीपी की बात की जाती थी। अब सोचना यह है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करना उद्देश्य था। उद्देश्य उसने तुरंत ही परिवर्तित कर लिया। कैसे किया? यहाँ देखा उसने, अब प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, मानव संसाधन की बात करें, खनिज संपदा की बात करें, वन संपदा की बात करें, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका शोषण करके कुछ न कुछ नया साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, ऐसी मन में सोच आई। उन्होंने प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन वह युद्ध नहीं था, वह छल प्रपंच था। अंग्रेजों ने छल प्रपंच से वह युद्ध जीत लिया, सिराजुद्दौला हार गए, मारे गए। उसके पश्चात जब सैन्य शक्ति के प्रदर्शन की बात आई तो बक्सर के युद्ध को माना जाता है कि जब 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, अपना विजय स्थापन किया, बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा किया, और उसके बाद जो शोषण की बात है, पूरे भारत में फैलने की बात है, अपने साम्राज्य स्थापित करने की बात है, वह सर्वविदित है। मराठाओं को हराया, टीपू सुल्तान के साम्राज्य को पराजित किया, अनेक युद्ध लड़े, फ्रांसीसियों को हराया, साथ ही साथ जंगल में, झारखंड के इलाके में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने एक चाल चली। जमींदारों और साहूकारों को अपना आधार स्तंभ बनाया। शोषण करना था, उन्हें काम करना था, यहाँ से कच्चा माल मिल रहा था, खनिज मिल रहा था, तो उसके लिए विकास कार्य भी करना था। तो विकास कैसे होगा? तो उसके लिए रेल की पटरी उस समय आ चुकी थी। 1853 की बात है, जब हमने बात की कि रेल पटरी बिछने लगी, चलने लगी, तो यहाँ भी वह विकास का कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। विद्रोह अचानक से नहीं होता। हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी जानते हैं
कि कोई सा भी अगर आपके पास विद्रोह की बात की जाए तो कुछ न कुछ उसके बहुत ऐतिहासिक कारण होते हैं और साथ ही साथ कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। तो ऐतिहासिक कारण के तौर पर यह दिखा कि जो जमींदार थे 1790 से 1810 ईस्वी तक संथाल जो लोग थे वो ढाल भूम, मानभूम, हजारीबाग, मिदनापुर इन सारे इलाकों से आकर संथाल परगना के जो उस समय जंगल तराई के नाम से जाना जाता था या फिर अंग्रेज जिसे दामिने कोह के नाम से बुलाते थे। दामिने कोह अर्थात पर्वत का आंचल, पर्वतपदीय भूमि, इस तरह की बात की जाती थी। वहां आकर बसे, जंगल थे, पहाड़ के नीचे की भूमि थी। तो उन्होंने जीवन यापन के लिए क्या किया कि जंगलों को साफ किया, कृषि योग्य भूमि बनाई, खेती करने लगे। खेती करते करते जब उपज होने लगी तो उसके बाद जमींदार वहां आए। उन्होंने अपना स्वामित्व उन जमीनों पर जताया, लगान की बात की और लगान दोगुना तिगुना कर दिया। बोला कि तुम्हें यह लगान देना ही पड़ेगा, अन्यथा यह जमीन का जो स्वामित्व है वो हमारे नाम करो। अब बड़ी परेशानी हुई, माल गुजारे भी नकदी में लेते थे, अंग्रेजी शासन था। तो क्या करते, तो उसके लिए वो साहूकारों के पास जाने लगे। साहूकारों ने ऋण का ऐसा जाल बुना कि जो ब्याज था वो 50% से लेके 500% तक उन्होंने किया। अब इसकी वसूली जो होती थी वो बड़ा दर्दनाक थी। उनके मवेशी, उनके पशु, उनके साथ अत्याचार, यहाँ तक कि महिलाओं, बहू बेटियों की इज्जत भी उन्होंने नहीं छोड़ी। यह सारा धीरे धीरे मन में बैठता गया। उसके पश्चात जब ये सारी चीजें हो रही थी तो एक नई प्रथा का शुरुआत किया उन्होंने, बेगारी का। जो भी रेल की पटरी बैठती थी उनमें संथाल मजदूरों को लगाया जाता था और बिना पैसे न कोई कार्य करने की अवधि निश्चित थी और न कुछ दिया जाता था। अब ऐसे अत्याचार का जो माहौल था उसमें सबने सोचा कि ईश्वर को याद करें। और कहा भी जाता है, भारतीय दर्शन में कहते हैं हम लोग कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। ईश्वर से प्रार्थना हो रही थी कि कोई आए हमें इस संकट से निकाले। तो इसी समय जो हमारे पास आज के दिन की जो बात की जा रही है, 30 जून 1855, इस दिन भोगनाडीह जगह जो नाम बताया अभी नीतीश जी ने, जहां जन्म हुआ था सिद्धो कान्हो चांद और भैरव का, उनकी बहनों का, तो उन्होंने 400 गांवों के लगभग 6000 प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया। आज सोचिए, संचार क्रांति का दिन है, हम लोगों के पास ये सारे माध्यम उपलब्ध हैं, हम लोग आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल मीट कर रहे हैं, गूगल मीट और पचासों तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। उस समय की कल्पना करिए जहां गांवों गांवों में शाल और सफूर के पत्ते पर संदेश भेजकर इस भीड़ को, इस जो विद्रोह के लिए जो मंत्रणा थी उसके लिए इकट्ठा किया गया। कितना समय, कितना परिश्रम लगा होगा। अंग्रेजी शासन है, उनके अत्याचार हो रहे हैं और उसी बीच में यह सारा कार्य भी हो रहा है। संगठन की एक नई बात हुई, महिलाओं का भी भरपूर योगदान रहा। इसमें अगर बात की जाए तो सिद्धू की पत्नी भी थी, दोनों बहनें भी थीं, फूलो और झानो। उन्होंने भी अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह हालत से, मतलब बुरी तरह उन्हें पराजित किया था। सिद्धू को उस दिन राजा घोषित किया गया, कान्हो मंत्री बने, इसी तरह से चांद को प्रशासक बताया गया, साथ ही साथ भैरव सेनापति बनाए गए। एक राज्य की स्थापना हुई। जैसा कि पहले भी कहा, विद्रोह की बात है। विद्रोह है तो विद्रोह किसके साथ? तो अंग्रेजी जो दीकुओं का शासन, अगर आप संथाली भाषा को देखेंगे तो दीकू, दिक्कत करने वाला, जो विदेशी, जो बाहरी व्यक्ति है, जो आकर उनको परेशानी बता रहा है, परेशानी कर रहा है, उनके विरुद्ध ये युद्ध था। किस लिए? तो आबुआ राज, अपना राज्य स्थापित करना था। सतयुग, धर्मयुग, जो उसकी बात की गई कि हमारा शासन हो, हम स्वयं शासन करें। ये जो जमींदारों और जो
महाजनों साहूकारों का जो शोषण था उसको बंद करें। तो इसके लिए यह उद्देश्य स्थापित किया गया। विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह शुरू होने के बाद अंग्रेजी शासन को पहली बार लगा कि एक आदिवासी इलाके से हमें चुनौती दी जा रही है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, मेजर बरो के नेतृत्व में 10 टुकड़ी सेना को भेज रखी। अब आपको मालूम है कि मराठाओं को हरा रखा है, फ्रांसीसियों को हरा रखा है, यहाँ के अन्य राजाओं को पराजित कर रखा है, तो अंग्रेजों का अभिमान जो है कहाँ होगा। लेकिन 16 जुलाई 1855 में जब युद्ध हुआ पीरपैंती के मैदान में, जहाँ की आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक तरफ गोली बारूद ये सारे उपलब्ध थे, दूसरी तरफ जो हमारे परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे, तीर धनुष, उससे लड़ाई हो रही थी। अब ये जो लड़ाई हुई इसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। यह कुठाराघात हुआ उनके शासन पर कि एक ऐसी सेना जो कि संथालियों की है, आदिवासियों की है, उसने पराजित कर दिया। अब उसके बाद शोषण की बात की गई। शोषण बहुत बुरी तरह से उनने फिर से भेजा, दमन किया गया। 10,000 रुपए का इनाम, उस समय सोचिए 10,000 रुपए का इनाम रखा गया कि सिद्धो कान्हो चांद और भैरव को पकड़ लेगा जो, तो उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लड़ाई हुई, पकड़े गए। दिसंबर में न्यायालय में मामला भी चला। अब न्यायालय में मामला चलने के बाद उन्हें फांसी भी दी गई। इसी तरह से चांद और भैरव को जो है उन्हें भी पकड़ा गया, कान्हों को भी गोली लगी, फांसी दी गई। 23 फरवरी 1856 को कान्हों को फांसी दी गई। तो इस तरह से विद्रोह का दमन किया गया। लेकिन जो मूल कारण थे, मूल कारण क्या थे, तो ये जो पक्षपात होता था कि अगर ये अपना मामला पुलिस या न्यायालय के पास भी लेके जाते थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, तो वो समझ नहीं पाते थे कि न्यायालय की कार्रवाई हिंदी या इंग्लिश में उस समय होती थी और ये कुछ अपनी बात रख नहीं पाते थे, इनके विरुद्ध ही फैसला आता था। तो ये सारे जो विद्रोह की बात हुई, जो वहां पर आपने संघर्ष देखा, तात्कालिक कारण की बात करें तो उस समय क्या हुआ कि एक चोरी का इल्जाम लगा दिया। महेश लाल दत्त नामक एक दरोगा था, कई संथालों को पकड़ कर ले गए और उसके बाद जेल में जो है विजय मांझी नामक एक युवक की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद एक युवक ने महेश लाल दत्त को मार दिया। तो इसके विरुद्ध जो था ये सारी घटनाक्रम जो है ये पीछे चल रही है और उसमें ही इन्हें राजा और ये सारी चीजें हुई। ठाकुर का आदेश मिला ऐसा बताकर सभी संथालों को एकजुट किया। लगभग लगभग 60,000 संथाल जो हैं एक साथ इस लड़ाई में सम्मिलित हुए थे। 15,000 से 20,000 संथालियों का बलिदान भी हुआ। लेकिन इसका जो परिणाम है वह परिणाम सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, उस पर हमें विचार करना है। तात्कालिक रूप से देखें तो जो सरकारी भ्रष्ट कर्मचारी थे या फिर जमींदार थे या जो साहूकार थे वो तो डर गए, क्योंकि उनका अभी तुरंत ही ऐसे हमला हुआ, उनकी संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट किया गया। अब इसको सोचते हुए अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया, नए अधिनियम लाए। वो दामिनी कुओं का जो इलाका था उसको संथाल परगना के नाम से उन्होंने नोटिफाई किया उस समय। फिर आज के दिन में हम जो जानते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो काश्तकारी अधिनियम की बात की जाती है, वो लागू किया गया। जो मांझी प्रथा थी उसको लागू किया गया ताकि परंपरागत तरीके से इनका जो है शासन व्यवस्था चल पाए। बाहरियों को निषिद्ध किया गया, यूरोपीय मिशनरी को जाने दिया गया, क्योंकि एक धर्मांतरण भी बहुत बड़ा जो मुद्दा था उसको वो कंटिन्यू करना, जारी रखना चाहते थे। तो ये सारी चीजें उस परिप्रेक्ष्य में हो रही थी। सबसे बड़ी चीज जो आज भी हम जानते हैं, भारतीय सेनानी जो है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने उस युद्ध से, उस पीरपैंती के मैदान में जब अंग्रेजों की पराजय हुई तो यह प्रेरणा ली कि अंग्रेज भी पराजित हो सकते हैं। और यह बहुत बड़ा जो है बल मिला 1857 की क्रांति में और उसके बाद जो संघर्ष हुए। अब है कि हूल दिवस की बात तो हो गई कि हाँ ये सारी चीजें हुई, क्रांति हुई, इसका परिणाम हुआ, कुछ कानून बने, पुलिस कानून बने, यूल रूल लागू किया गया, कमिश्नरी बनी, ये सारे कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। लेकिन उसका जो है आज के दिवस में क्या प्रासंगिकता है, तो हम लोग
युवा पीढ़ी की बात करते हैं। महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य विभाग है, युवा पीढ़ी विद्यार्थी वर्ग से बात करना है। तो सबसे बड़ी जो चीज है आज के दिन में भी हमें परेशान करने के लिए, आप देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। बहुत सारे लोग जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा पर भी जो दुश्मन है वो गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठे हैं। अब इसमें हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज के युवा जो हैं वो भविष्य के कर्णधार हैं। हमारे जो संस्कृति है उसको लेकर चलने वाले हैं। अतीत से प्रेरणा लेकर मंगलमय भविष्य की जो कामना की जाती है उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। इसके बीच में वर्तमान में है वो कार्य करना होगा। संगठन कैसे बनाना है, सामाजिक दूरियां कैसे कम करनी है, ये सारी बातें हूल क्रांति जो संथाल हूल है, विद्रोह है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार अगर हो तो वह ठीक है इसके लिए, लेकिन विरोध अगर ना कर पाए तो वह बहुत ही गलत बात है। ऐसा जो चीज है, ऐसी जो विचार है, यह उससे निकल कर आ रहा है। सिद्धो कान्हो, भगवान का नाम लिया उन्होंने कि स्वप्न में आया था, उन्होंने ऐसा कहा कि अंग्रेज भाग जाएंगे, किस लिए? वो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। जो भी संथाल थे उन सबको एकजुट रखने के लिए कि हाँ निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी। सारी विजय की बात करें, युद्ध की बात की जाए तो आधी जीत तो हमारे मन में होती है। तो हम लोगों को एक जो लड़ाई से सीख लेनी है कि वह है कि विचारधारा को आगे बढ़ाना है। किस तरह से समाज के वो जो लोग हैं जो कि कट चुके हैं, कट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी लालच के दम पर धर्मांतरण कर दिया जाता है, तो उनके बीच जाने का प्रयास करना है। लोगों को समझाना है कि हाँ यह जो है नफा नुकसान, हमारी संस्कृति कैसी रही है, प्राचीन काल में किस प्रकार संघर्ष करते हुए लोगों ने अपनी संस्कृति की रक्षा की। सोचिए, जालो जो हमारे सिद्धो कान्हू की बहनें थी, कुल्हाड़ी का उपयोग करके लगभग लगभग 25 अंग्रेजों की उन्होंने हत्या की इस लड़ाई को। तो ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम हमारे इतिहास में रहा है। तो इन इतिहास के पन्नों को हमें पलटना चाहिए, आगे बढ़ना है, ऐसी सोच रखनी चाहिए, विकास रखना है, विकास करना है। प्रश्न भी होंगे हम लोगों के सामने। अभी कुछ दिनों पहले आस्था चैनल पर एक प्रवचन सुन रहा था। उस प्रवचन में एक बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया, तो वो उदाहरण आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बच्चा अपने गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है कि भगवान का अस्तित्व तो होता नहीं, हम लोग फालतू में जो है ये प्रसाद लेकर अपने खाने का मन होता है वो प्रसाद लाकर भगवान को चढ़ा देते हैं। तब गुरु उस समय चुप हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्या स्थिति है। उन्होंने पुस्तक में रखे हुए एक श्लोक की बात की, वो श्लोक दिखा दिया, कहा कि इस श्लोक को आप कंठस्थ कर लें। तो विद्यार्थियों ने कोशिश की और श्लोक कंठस्थ कर लिया। श्लोक कुछ इस प्रकार था कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। मतलब ये जैसे हजार गायों के बीच में भी बछड़ा जो है वो अपनी माँ के पास चला जाता है, तो उसी प्रकार जो है अगर आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे तो आप उसके कर्म के फल के भागी बनेंगे। तो विद्यार्थियों ने यह कार्य किया, याद कर लिया। अब गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि आप उस श्लोक को सुनाइए। तो सबने एक एक करके सुना दिया। उस विद्यार्थी ने भी सुनाया जिसने प्रसाद चढ़ाने वाली बात की थी। तब गुरुजी ने उसे कहा कि अच्छा ये बताइए आप कि जो श्लोक है जो पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या वो पुस्तक से हट गया क्या? तो विद्यार्थी बोला नहीं गुरुजी, ये तो पुस्तक में ही है। तब उन्होंने समझाया कि ऐसी बात है कि यह क्या है, सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क में बैठ गया। यह श्लोक आपने पढ़ा और वह आपके मन में मस्तिष्क में बैठ गया। तो इसी प्रकार भगवान भी जो है वह प्रसाद सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। तो उसका संशय उस समय दूर हुआ। तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न का हमें सही उत्तर देने का प्रयत्न करना है।
अपनी संस्कृति की जो बात करनी है, देखिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब आप भारतीय संसद की प्रवेश कक्ष में जाएंगे तो वहां पर एक श्लोक उद्धृत है, कहता है अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब यह मेरा बंधु है, यह मेरा बंधु नहीं है। यह जो चिंतन है, यह जो गणना है, यह लघु चित्त वाले, लघु छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जिनके हृदय उदार होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं। और हमारी ऐसी परंपरा रही है, हमारे अंदर लड़ाई करने की ये जो बात है कि सीधे सीधे हम लड़ाई पर उतर जाते हैं, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब हमारे अस्तित्व पर प्रश्न उठता है तो हमें कायर समझने की भूल भी लोग न करें। हमने हमेशा, हमारे पास उदाहरण है, झारखंड की भूमि की अगर बात की जाए तो यह भूमि भी अनेकों उदाहरण से पड़ी हुई है। करो या मरो, यह नारा हम सब जानते हैं। 1942 की क्रांति, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी, लेकिन इसका बिगुल जो है वह 1855 में ही झारखंड की भूमि से फूंक दिया गया था। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इस तरह की जो बातें हैं वह हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण की याद दिलाते हैं, उस अतीत की याद दिलाते हैं। उस अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में किस प्रकार हम लोग प्रयास करें, इसकी बात बताते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो कार्य है वह है कि अपना कार्य हम लोग अच्छे ढंग से करें। जैसे कहा जाता है कि समाज अगर है, समूह है, तो लोग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। अनुशासन हमें समाज सिखाता है, जो समूह है वह हमें अनुशासन सिखाता है। इस अनुशासन की बेड़ी में अपनी जो शिक्षा है, चूंकि हम लोग विद्यार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं, शिक्षा का उपयोग सेवा के लिए हो, ऐसा प्रयत्न करना है जितनी सामर्थ्य है। हम ये नहीं कहते कि आप अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। अपनी क्षमता के अनुसार जो आप कर सकते हैं वह प्रारंभ करें। अपने आप ईश्वर आपको और सशक्त बनाते जाएंगे, आप और कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए इच्छुक होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वह आपके अंदर ही है, मन के अंदर ही यह भाव है। मन को अगर हम लोग निश्चल कर लें, उसको हम लोग पवित्र कर लें और राष्ट्र के प्रति जो हम प्रार्थना में हमेशा करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण करके मातृभूमि की सेवा के लिए जो हम आग्रह आग्रह करते हैं, वह ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन सारी बातों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परेशानियां आएंगी, बहुत तरह से कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हूल दिवस की अशेष शुभकामनाएं आप सबको। हूल दिवस की मुबारकबाद। जोहार झारखंड। जय हिंद।